जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो उसी वीडियो के आगे का टॉपिक है जिसमें हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था सूचक के बारे में। तो हम उस सूचक के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके आगे की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है सूचक। सूचक को इंडिकेटर इंग्लिश में कहते हैं और इसके बारे में मैं आप लोग को पिछले क्लास में बता चुका था कि सूचक उन पदार्थों को कहा जाता है जिससे अम्ल या क्षारक के बारे में पता चलता है। तो ये हम समझ चुके हैं पहले ही कि सूचक वह पदार्थ होता है जिससे अम्ल या क्षारक के बारे में पता चलता है, ये सूचक कहलाता है। हम उस समय बताए थे आपको कि सूचक जो होता है 3 प्रकार का होता है। आज उन्हीं 3 प्रकारों के बारे में जानना है और उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार आपको दिखाई देगा यह है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक सूचक मतलब कि प्रकृति में पहले से ही मौजूद हो तो उसे हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। सभी सूचक जो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित रहती है उन सभी सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण में यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिखाई दे रहा होगा। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा लिटमस पत्र और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हल्दी। लिटमस पत्र एक पेपर है जो कि स्टेशनरी शॉप में, मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी शॉप में किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा। ये एक पत्र है, यानी ये लकड़ी से बना हुआ है। वास्तव में ये लाइकेन से प्राप्त किया गया पत्र होता है, प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है। इसके बारे में एक खास बात होती है कि लिटमस पत्र जो होता है वो 2 रंगों में पाया जाएगा। एक मतलब 2 रंग में उपस्थित होगा दुकान में, एक जो कि लाल रंग में मिलेगा और एक जो कि नीला रंग में मिलेगा। अब इन दोनों रंगों के बारे में विशेषता यह है कि अगर कभी भी हम इस नीले लिटमस को अम्ल के संपर्क में अगर हम रख देते हैं तो वो जो नीला लिटमस है वो बदल कर लाल हो जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में बता चुका था। अब आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाल लिटमस है इसकी भी विशेषता कुछ इसी प्रकार से है कि लाल लिटमस पत्र को अगर हम क्षारक में, यहाँ तो अम्ल किए थे पर लाल लिटमस को क्या करना है क्षारक में, अगर लाल लिटमस पत्र को हम किसी क्षारक के संपर्क में रख देते हैं तो ये अपना रंग बदल कर लेता है नीला, यानी इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो आपने समझा लिटमस पत्र के बारे में। एक पेपर होता है जिसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, 2 रंग में पाया जाएगा, एक नीला और एक लाल। नीला लिटमस की विशेषता यह है कि नीला लिटमस को अगर हम अम्ल के संपर्क में रखते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। इसे मैंने आपको ट्रिक के रूप में याद करने का तरीका बताया था कि इसे याद करने का तरीका है अनिल। अनिल जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे उस समय हम लोग इसे अनिल चचा के नाम से जानते थे, बस ऐसे ही अनिल चचा बोल देते थे तो याद हो जाता था। तो यहाँ देखेंगे अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल जो होता है नीला लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। इसी के बाद अगला जो है ये लाल वाला के लिए, इसके लिए भी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताया था जिसमें बताया था छलनी। छलनी में ये छ जो है ये क्षारक को बता रहा है, ल लाल को बता रहा है और नी जो है ये नीला को दर्शाता है, यानी क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। इतना चीज़ें हम पहले भी कर चुके थे। अब इसके आगे की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको हल्दी दिखाई देगी। हल्दी ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है और प्राकृतिक सूचक में ये क्या काम करता है उसमें समझिए कि ये जो हल्दी जो है इसका वास्तव में रंग होता है पीला कलर का, पर जब भी कभी ये क्षारक के संपर्क में आता है तो ये अपना रंग जो है थोड़ा सा लाल कलर में बदल देता है, कत्था लाल ऐसा कलर में चेंज हो जाता है। तो ये है इसकी विशेषता, ये रंग बदल देता है कैसा, क्षारक के संपर्क में आई। अगर कभी भी ये क्षारक के संपर्क में आता है तो ये अपना रंग बदल देता है लाल, या आप कह सकते हैं इसे हम कत्था भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा हल्का लाल कलर में ये बदल जाता है। ये थी प्राकृतिक सूचक के बारे में। अब हमें आगे मानव निर्मित सूचक के बारे में जानना है, तो मानव निर्मित सूचक के बारे में अब जानते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचक नाम से ही पता चल जाना चाहिए आप लोगों को कि वैसा सूचक जिसे किसी इंसान ने बनाया हो, यानी फैक्ट्री या लैब में बनने वाले सूचकों को हम मानव निर्मित सूचक कहते हैं। यानी जिसे किसी व्यक्ति ने निर्माण करके बनाया हो वो सूचक कहलाएगा मानव निर्मित सूचक। इसमें 2 सूचक महत्वपूर्ण सूचक होते हैं, उन दोनों सूचकों के बारे में हम समझते हैं। उनमें से सबसे पहला सूचक का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा फेनोल्फथैलीन। यह आपको दिखाई दे रहा है फेनोल्फथैलीन। इस फेनोल्फथैलीन का एक खास बात होता है कि ये कभी भी अगर ये अम्ल के संपर्क में आता है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, ये सीधा सीधी
रंगहीन होता है, यानी जल की तरह से दिखाई देने लग जाता है। यानी इसका कलर अम्ल के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है, तो रंगहीन होता है, मतलब कि जल के जैसा दिखाई देगा। रंग कैसा होगा, रंगहीन हो जाएगा। अम्ल के संपर्क में आने पर फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन रहता है, यानी इसमें कोई भी रंग नहीं रहता है, पानी जैसा दिखेगा। और इसका एक खास बात होता है कि अगर ये क्षारक के संपर्क में आया तो क्षारक के संपर्क में आने पर फिनोल्फ्थेलिन का जो रंग होता है वो गुलाबी कलर का हो जाता है। किस तरह से हो जाता है, गुलाबी कलर का, ठीक है, गुलाब की तरह से दिखाई देता है, गुलाबी कलर का। आप समझ चुके हैं ये फिनोल्फ्थेलिन। उसी प्रकार से एक और होता है जिसे हम इंग्लिश में तो मिथाइल ऑरेंज कहते हैं, पर हिंदी में इसका नाम होता है मेथिल ऑरेंज। किताब में आप देख सकते हैं, किताब में आपको मिलेगा मेथिल ऑरेंज के नाम से आपको मिलेगा किताब के अंदर में। ये एक प्रकार का ऐसा मानवनिर्णय सूचक है जो अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो अम्ल के संपर्क में आने पर मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो लाल कलर का हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज का कलर अगर ये क्षारक के संपर्क में रहा तो क्षारक के संपर्क में रहने पर इसका जो रंग होता है वो पीला कलर का हो जाता है। तो आपने मानव निर्णय सूचक समझा कि मानव निर्णय सूचक जैसे किसी इंसान ने बनाया हो उसे हम मानव निर्णय सूचक कहते हैं। इसके अंतर्गत हम दो सूचकों के बारे में समझे, एक मिथाइल ऑरेंज जो अम्ल के संपर्क में आने पर रंगहीन रहता है, मतलब इसका रंग बिल्कुल पानी की तरह से रहता है, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होती है। और दूसरा जो समझे हमने, क्षारक के संपर्क में आने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें ये मेथिल ऑरेंज के बारे में समझे, अम्ल के संपर्क में लाल हो जाता है और क्षारक के संपर्क में आने पर इसका रंग पीला हो जाता है। इसी के जस्ट बगल में आप सूचकों के बारे में देखें तो प्राकृतिक सूचक हम पढ़ चुके हैं, मानवीय सूचक अभी हमने पढ़ाया, और इसके जस्ट आगे हमको दिखाई दे रहा है गंधीय सूचक। नाम से इसको भी समझ सकते हैं आप, गंधीय सूचक मतलब इसमें गंध से रिलेटेड कुछ होगा, यानी वैसा सूचक जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपने गंध में परिवर्तन करता है तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक जो किसी अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपने गंध को बदल देता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण होता है प्याज। प्याज लिखना है, प्यार नहीं लिखना है, ठीक है ना, प्याज। ये प्याज क्या होता है इसके बारे में समझिए कि अगर ये किसी अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो एकदम सड़ा हुआ महक सा उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे उदाहरण में आप समझिए कि अगर मान के चलिए कि आप किसी अच्छा सा सब्जी को अगर रात में छोड़ दिए हैं कि सुबह खाने के लिए, तो आप सुबह में देखेंगे कि कभी कभी वो सब्जी जो होता है ख़राब हो जाता है, उसमें से अजीब प्रकार का महक आने लगता है। वास्तव में वो जो महक होती है वो प्याज की महक होती है, यानी प्याज जो होता है अम्ल के संपर्क में आने पर अपने गंध को परिवर्तन कर देता है, सड़े हुए मछली की तरह से गंध देने लग जाता है। ये चीज़ होगी आपका। तो ये हमारा था सूचक का टॉपिक जिसमें हमने सूचक को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझा। अब हम अम्ल के बारे में समझेंगे। दो प्रकार का अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। आइए हम उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। प्रबल अम्ल, आप देख सकते हैं प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। प्रबल नाम से ही समझ आ जाना चाहिए आप सभी को कि जिसमें अम्ल की क्षमता ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, वैसा अम्ल जो ज़्यादा गहरा तक घाव दे, यानी जिसका प्रभाव ज़्यादा हो। आप समझ सकते हैं कि अम्ल जिसी को एक और भाषा में हम तेजाब के भी नाम से जानते हैं, तो वैसा अम्ल जो किसी के शरीर पर पड़ने पर उसे जला दे, उन सभी अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये सब उदाहरण जो दिखाई दे रहा है, इन सभी अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर ये सभी अम्ल अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में पड़ता है या कपड़ों पर पड़ता है या किसी भी पदार्थ पर पड़ता है तो वो उसे जला के रख देगा, यानी वो सब क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल। उदाहरण में आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम पे दिखाया गया है, जिसका सूत्र लिख दिए हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल हो जाएगा। दूसरा अम्ल आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये इसका सूत्र लिख दिया गया है। और अगला जो कि एक प्रबल अम्ल है, अम्ल राज के नाम से जाना जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों जो हुए आपको प्रबल अम्ल के बारे में समझ आ गया होगा। अब आगे हम प्रबल अम्ल के बाद दुर्बल अम्ल के बारे में समझते हैं। जस्ट इसी का उल्टा, प्रबल अम्ल का मतलब वैसा अम्ल जो शरीर पर पड़ने या किसी भी जगह पर पड़ने पर आग लगा दे, जला दे, मतलब प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा जिससे, उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल का मतलब जो शरीर पर पड़ने से हमारे शरीर को कभी
जलाएगा नहीं, मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, कमज़ोर वाला जो होगा उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। इसमें 2-3 उदाहरण हम लिख दिए हैं। जैसे पहला जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। इस एसिटिक अम्ल का यहाँ पे सूत्र लिखा गया है, जो विनीगर सिरका में पाया जाएगा एसिटिक अम्ल, ये यहाँ पे लिखा गया। अगला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है लैक्टिक अम्ल। दूध के अंदर में उपस्थित रहता है लैक्टिक अम्ल। दूध में भी अम्ल होता है, वो भी थोड़ा बहुत खट्टापन का एहसास होता है, यानी वो भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। ज़्यादा प्रभाव नहीं, हमारे शरीर में जाता है, क्या वो हमें नष्ट तो नहीं पहुँचा रहा है, तो वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये था अम्ल में प्रबल अम्ल, जो ज़्यादा प्रभाव डालता है, जला के नष्ट कर देगा, वो सब प्रबल अम्ल होगा। ये 3 उदाहरण दिया गया। बगल में आपको दिखाई देगा दुर्बल अम्ल, जिसमें 3 उदाहरण दिया गया है, 3-3 उदाहरण दे दिया गया है। अब आगे हम जानेंगे तो अम्ल फिर से जाएं तो 2 प्रकार का अम्ल होता है, एक सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। पहला टॉपिक है सांद्र अम्ल और इधर इस साइड हम लिख देते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल, ध्यान से देखिए, ये जल की मात्रा पर निर्भर करने वाला एक अम्ल है। यहाँ ध्यान देंगे, सांद्र अम्ल वैसा अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। यानी जब कभी भी कोई भी ऐसा अम्ल का विलयन हो जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा होता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। जल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। अब ध्यान देंगे, इसे याद करने का छोटा सा ट्रिक है। तनु अम्ल में ही नाम छुआ हुआ है तनु। इसे अपना नागपुरी भाषा या देहाती भाषा में कह सकते हैं तनुकुना। जैसे कुछ हो जगह दुकान उकान में जाएंगे या कहीं जगह जाएंगे, दे तो तनुकुना, ऐसा कहते हैं। तनुकुना मतलब क्या हो, कम, यानी जब अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। तनुकुना नाम याद रहेगा। तनुकुना मतलब तनु अम्ल और ज़्यादा कुना मतलब सांद्र अम्ल, ठीक है। यानी जब कभी भी अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे और जब कभी भी अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला टॉपिक में इसके आगे का बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख के आए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। बाय बाय।